हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे जनरल नॉलेज जीके के बारे में। ठीक है, और ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। एक वीडियो में हम 100 क्वेश्चन, हमारा जो एक क्वेश्चंस के अंदर 5 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, एक क्वेश्चन है जब हम बताते हैं उसके अंदर 5-5 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अभी हम आपको फिर से दिखाते हैं कैसे होता है। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर इस यूट्यूब चैनल पे अगर आप नए हैं तो सबसे पहले आप लाइक का बटन दबा दें और शेयर कर दें इस चैनल को, और अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल के माध्यम से बताएं कि भाई यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही जोड़ा सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है, तो कौन सा जोड़ा सही है हम देख सकते हैं। कोर्ट टेनिस देख सकते हैं, दूसरा ड्यूस बैडमिंटन। ठीक है, थर्ड देख सकते हैं मुरुगप्पा स्वर्ण जो है ये कब किससे रिलेशन है, फुटबॉल से। जो पास लिखा है वो हॉकी से। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है यही जोड़ा सही है, कोर्ट का टेनिस। कोर्ट जो होता है टेनिस, इसके बारे में हम देख लेते हैं। नीचे अभी आपको हम दिखाते हैं। देखिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कोर्ट, क्रॉस कोर्ट। ठीक है, कोर्ट हो गया, क्रॉस कोर्ट हो गया, क्ले कोर्ट हो गया आदि, ये लॉन टेनिस से संबंधित शब्दावली हैं। कभी कभी क्वेश्चन में कभी भी दे सकता है। आज तो यहाँ पे कोर्ट दिया है, कभी दे देगा क्रॉस कोर्ट किस खेल से संबंधित है। ठीक है, क्ले कोर्ट इस तरीके का देगा तो आप समझ जाएगा कि ये लॉन टेनिस से संबंधित है। देख सकते हैं कितने 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन प्रिपेयर हो गए कि नहीं यहाँ से। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम। जबकि ड्यूस का संबंध भी टेनिस से है। ठीक है, ड्यूस का संबंध किससे है, टेनिस से है। ड्यूस का संबंध किससे है, टेनिस से है। ठीक है, मुरुगप्पा स्वर्ण कप का संबंध हॉकी से है। ठीक है, अब देखिए मुरुगप्पा जो स्वर्ण कप है ये किस किस खेल में दिया जाता है, तो हॉकी में दिया जाता है। ठीक है, चलिए तथा पास जो है फुटबॉल से संबंधित शब्दावली है। जो पास लिखा हुआ है ना, पास, ये किससे है, फुटबॉल से संबंधित है। अतः विकल्प में ए सही है। ठीक है, मैंने ऊपर आपको क्वेश्चन फिर से दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे जो कोर्ट है ये टेनिस से। ठीक है, अच्छी तरीके से आपको वहाँ से पता चल गया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जापान पे, देखिए रुक जाइए एक सेकेंड। जापान की तिथि को परमाणु बम का आक्रमण किया गया था, परमाणु बम से आक्रमण किया गया था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, जापान पर किस तिथि को परमाणु बम से आक्रमण किया गया था, तो कौन सी तारीख थी, तो वो 6 अगस्त थी। कौन सी तारीख थी, 6 अगस्त थी। देख सकते हैं यहाँ पे हम बताते हैं आपको। जापान द्वारा पर्ल हार्बर अमेरिका नौसेना अड्डा पर आक्रमण किए जाने के बाद अमेरिका ने जापान के औद्योगिक नगर हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 ईस्वी को पहला परमाणु बम गिराया। तत्पश्चात 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर दूसरा आक्रमण किया गया। ठीक है, इस तरीके से इसमें देखिए तारीख भी पता चल गया आपको। ठीक है, जापान के औद्योगिक नगर हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को, 6 अगस्त 1945 को, ठीक है, पहला परमाणु बम गिराया गया। ठीक है, और दूसरा जो है लिखा ना 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर दूसरा आक्रमण किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, निम्नलिखित में से किसका संबंध प्रत्यक्ष कर से सही नहीं है। ठीक है, प्रत्यक्ष कर से सही नहीं है। चलिए निगम न कर लिखा ना, निगम कर, आय कर, सीमा शुल्क, उपहार कर। ठीक है, तो जो सीमा शुल्क है, ये सीमा शुल्क जो है ये लिखा है ना, इसके प्रत्यक्ष कर से संबंधित नहीं है, प्रत्यक्ष कर से संबंधित नहीं है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं। जो निगम कर होती है कंपनियों की आय पर लगने वाला कर। ठीक है, जो निगम कर होती है ये कंपनियों की आय पर लगने वाला कर, जबकि आयकर व्यक्तियों द्वारा संस्थाओं की आय पर लगा कर होता है। जो आयकर व्यक्ति लिखा ना, आयकर, जो आयकर होते हैं ये व्यक्तियों तथा संस्थाओं की आय पर लगता है कर। ठीक है, जो व्यक्ति जैसे हमारे घर में हमारे फादर अगर अर्निंग करते हैं, कमाते हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर वो लगता है आयकर। ठीक है, और किसी संस्थाओं पर भी का कर लगाया जाता है। ठीक है, प्रत्यक्ष कर सीधे संबंधित विषयों से नहीं से लिया जाता है। ठीक है, प्रत्यक्ष कर सीधे संबंधित विषयों से लिया जाता है, जबकि अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत सीमा शुल्क, सेवा कर तथा केंद्रीय बिक्री कर आदि हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया? बताइए आप, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया? बताइए किसकी सिफारिश पर किया गया? तो देख सकते हैं ऑप्शन, आप सब बी देख सकते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, देख लीजिए एक बार क्वेश्चन फिर से आप समझ लीजिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? किसकी सिफारिश पे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया था? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग। अब इसके बारे में आप नीचे समझ लेंगे, इस तरीके से पूरा लिखा हुआ है, आप इसको रीड करेंगे। ठीक है, रीड कर लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको क्या हम बताना चाह रहे हैं, आपको समझ में आया? चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राम बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अद्भुत अग्रदूत था? ठीक है, अग्रदूत लिखा है। चलिए तो डिस्कस कर लीजिए, क्वेश्चन आपको पता चल गया होगा। रास बिहारी, ठीक है, रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? तो भारतीय राष्ट्रीय फौज का। किसका? भारतीय राष्ट्रीय फौज का। ठीक है, अब देख सकते हैं इस तरीके का आंसर इसका लिखा ना, जापान में रह रहे क्रांतिकारी रास बिहारी बोस ने 22 जून 1942 ईस्वी बैंकॉक सम्मेलन में, ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस तरीके का आप यहाँ पे एक दो क्वेश्चन इसके अंदर खुद आ गया। जापान में रह रहे क्रांतिकारी राय बिहारी बोस 22 जून 1982 को 82 ईस्वी के बैंकॉक सम्मेलन में इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। इस तरीके से आप इसको रीड करेंगे। ठीक है, इस ये जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये चीज़ें रीड करना है आपको। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो परमाणु बम का जनक निम्नलिखित में से कौन है? परमाणु बम का जनक कौन है? रदरफोर्ड है कि जे थॉमसन है कि ऑटोहम है कि राजा रमन है? ठीक है, कौन है? तो क्या बताएंगे? ऑटोहम। ठीक है, ऑटोहम। चलिए लिखा हुआ है, सर्वप्रथम जर्मन वैज्ञानिक ऑटोहम ने यूरेनियम विखंडन का सिद्धांत प्रतिपादित किया और यूरेनियम 235, ये इसका देख सकते हैं ना, के नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर परमाणु बम बनाया गया। ठीक है, इसमें न्यूट्रॉन के प्रहार से यूरेनियम परमाणु के नाभिक का कृत्रिम विखंडन किया गया था। तो बहुत इजी है क्वेश्चन, आपको आ गया होगा क्वेश्चन, देख सकते हैं एक बार फिर से। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि परमाणु बम का जनक निम्नलिखित में से कौन है, यानी कि परमाणु बम का जनक ऑटो हम को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें, तो कादम्बरी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? अब बताइए कादम्बरी किसकी रचना है? कादम्बरी जो है ये, ठीक है, बाणभट्ट की रचना है। ठीक है, कादम्बरी किसकी रचना है? बाणभट्ट की रचना है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कादम्बरी बाणभट्ट की रचना है। यह संस्कृत साहित्य की सर्वप्रथम उपन्यास कहा जाता है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि संस्कृत साहित्य का सर्वप्रथम उपन्यास किसे कहा जाता है? तो आप क्या बताएंगे? क्या बताएंगे बताइए? कादम्बरी। ठीक है, इसके माध्यम से हर्षकालीन सामाजिक एवं धार्मिक जीवन का ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, लिखा ना, बाणभट्ट के हर्षचरित में भी हर्ष के काल की घटनाओं का वर्णन मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कश्मीर की राजकीय भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? कश्मीर की राजकीय भाषा की अगर हम बात करें तो वो क्या है? उर्दू है। क्या है? उर्दू है। ठीक है, कश्मीर की राजकीय भाषा क्या है? उर्दू है। ठीक है, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा या राजभाषा कहते हैं। ठीक है, जब भारत के कुछ राज्यों की राजभाषा हिंदी न होकर स्थानीय भाषाओं को राजभाषा के रूप में अपनाया गया। ठीक है, क्या किया गया? स्थानीय भाषाओं को राजभाषा के रूप में अपनाया गया। इसी क्रम में जम्मू कश्मीर की राजभाषा उर्दू है। यहाँ अन्य भाषा हैं कश्मीरी, डोगरी तथा लद्दाखी आदि बोली जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 49 की अगर हम बात करते हैं, तो ठीक है ना, ट्राइकोफाइटॉन नामक कवक कौन सा रोग उत्पन्न करता है? ट्राइकोफाइटॉन नामक कवक कौन सा रोग उत्पन्न करता है? तो ये एथलीट फुट। कौन सा रोग? एथलीट फुट रोग उत्पन्न करता है। ठीक है, चलिए देख सकते हैं यहाँ पे एथलीट फुट
ट्राइकोफाइटॉन नामक कवक जनित रोग है जिसका संक्रमण जमीन से होता है। यह रोग त्वचा के मुलायम हिस्से पर प्रभावित करता है, खासकर उंगलियों के बीच में, ठीक है। और जबकि हपीज त्वचा का वायरस संक्रमित रोग है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, लास्ट क्वेश्चन ये है, ठीक है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? अब बताइए निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? सबसे बड़ी ग्रंथि जो है, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत है, ठीक है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो उदर गुहा से ऊपरी भाग के दाहिनी ओर स्थित है। यह पित्त का निर्माण करती हैं, ठीक है। ये पित्त का निर्माण करती हैं। ये गहरे भूरे रंग का होता है। इसका वजन 1.5 किलोग्राम, लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यकृत का वजन कितना है, तो लगभग 1.5 किलोग्राम होता है, ठीक है। यह गहरे गर्त द्वारा 2 खंडों में बांटा रहता है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अगले क्वेश्चंस के बारे में। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर